बार आपको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आप कांके विधानसभा की सीट से लड़ेंगे, फिर चर्चाएं चल रही थी कि किसी अन्य विधानसभा सीट पर जहां दलितों की अच्छी खासी आबादी होगी उन विधानसभा सीट से आपको लड़ाया जाएगा। क्या ये फाइनल है कि चंदन कियारी सीट से ही आप लड़ेंगे या फिर कुछ और विधानसभा सीट से आपको तैयारी है चुनाव लड़ने देखिए, मैंने अपना इच्छा की? हाँ, बता दिया है। मुख्यमंत्री के दावेदार होने का भी आपका मन है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हो, हाँ, चाहे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी हो, मैं ईमानदारी के साथ उसको 100% पार्टी के हित में और झारखंड के हित में अपना डिलीवर कर पाऊँ, ये हमारी चेष्टा आप दावेदार की बात पर इनकार नहीं करें, मतलब और ये बात जो सही है? मैं उस पर आ रहा हूँ। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी मशीनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संवाद नहीं हो पा रहा है आदिवासियों से। इसके पीछे की वजह आप हेमंत सोरेन को मान रहे हैं, झामुमो को मान रहे हैं क्या? नहीं, ये हम अपनी कमजोरी मान रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे से ही झारखंड में तमाम आदिवासियों को साधने की आपकी तैयारी? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो राजनीति से ज़्यादा हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। जब इन्फिल्ट्रेशन हो करके लोग अंदर चले आते हैं, हाँ, तो पूरा जो जवाबदेही है या पूरा जो उसके कानूनन जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास सुरक्षित हो जाते तो हैं। आपने रघुवर दास के कार्यकाल में उन्हें डिपोर्ट क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना, जो कभी कभी समस्याएं जब तक नाक के ऊपर नहीं चली जाती है, हम लोग भी उसकी गलती को स्वीकार करते हैं। एक तरह से बीजेपी के अंदर झारखंड विकास मोर्चा जो है वो प्रोएक्टिव है, बीजेपी इसमें कहीं नहीं दिखाई देती। क्या काउंटर करें, कैसे काउंटर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की विजय है कि आज 5 मुख्यमंत्री आज हमारे साथ रह रहे हैं और सभी संतुष्ट के साथ एक लक्ष्य में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। क्या गीता कोड़ा के अलावा मधु कोड़ा को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है? मधु कोड़ा जी बराबर हमारे साथ हैं और हमारे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए लोगों को जोड़ने का क्या है? नमस्कार। झारखंड में विधानसभा का चुनाव जो जो नजदीक आ रहा है, त्यों त्यों झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों के अंदर की बेचैनी मानो बढ़ गई हो। मानो झारखंड में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि झारखंड में पक रही महत्वपूर्ण सियासी खिचड़ी में आखिर छौंक कौन सा राजनीतिक दल लगाएगा। झारखंड में चुनाव है। बीते 5 वर्षों में जेएमएम, कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल ने एक साथ मिलकर सरकार चलाई है, यानी झारखंड को चलाया है। यहीं दूसरी तरफ बीते 5 वर्षों में बीजेपी और आजसू ने साथ मिलकर विपक्ष के तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। बीते 5 वर्षों के इन दोनों के गठबंधन के ट्रैक रिकॉर्ड से यह तय होगा कि आने वाले 5 वर्षों के लिए इस गठबंधन की निर्णायक भूमिकाएं क्या क्या होंगी। झारखंड में चूंकि चुनाव है तो नैरेटिव भी सेट हो रहे हैं। चुनाव है तो बांग्लादेशी मुसलमान का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। चुनाव है तो मैया सम्मान योजनाओं पर सवाल भी हो रहे हैं। अब जब सवाल हो रहे हैं तो सवाल के पीछे की रणनीति को, समीकरणों को समझने के लिए यह जरूरी है कि झारखंड के मुख्य विपक्षी दल से बातचीत की जाए। इस वक्त हमारे साथ द फोर्थ पिलर के नेतागण की इस खास एपिसोड में, इस खास बातचीत में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वो शख्स हैं, वो नेता हैं जिन्होंने साल 2005 में विधानसभा चुनाव चंदन कियारी सीट से लड़ा पर हार गए। 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ा झारखंड विकास मोर्चा यानी कि बाबूलाल मरांडी की तब की पार्टी से, तब भी चुनाव हारे। पर फिर जब भाजपा में आए तो 2014 में इन्होंने इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया और 2019 में यानी कि दूसरी बार बीजेपी का झंडा चंदन कियारी सीट पर लहरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड विधानसभा में विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी जी हैं, 2 बार के निर्वाचित विधायक हैं, दलितों के बड़े नेता हैं झारखंड में। सर, मैं आपको अमर जी कहूं, बावरी जी कहूं या नेताजी कहूं? आपको जो कह सकते हैं कहिए, मेरे लिए सब आपका स्नेही है। आप सबको जोहार, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। झारखंड चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और लोकसभा चुनाव के नतीजे में जो बड़ी परिवर्तन देखने को मिली वो ये कि बीजेपी 5 आदिवासी रिजर्व सीटें हारी। अब हेमंत सोरेन तो सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि यही स्थितियां रिपीट होंगी झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी। कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस बार आदिवासी सीटों को भी आप जीतेंगे और सत्ता में वापसी का जो मकसद है उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ी थी जी। और रिजल्ट के बाद तीसरी बार नेहरू जी के बाद इस भारत के पूरे संसदीय इतिहास में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य आदरणीय मोदी जी को मिला है। जी।
कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी कुछ भी नैरेटिव गढ़ने का काम करे, लेकिन हकीकत यह है कि 5 साल के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। हमारा 14 सीट है, 14 में 5 सीटें हमने हारी है, 9 जीते हैं। अगर वो कहते हैं कि सारे आदिवासी सीट हार गए हैं, तो हम भी तो कह सकते हैं कि सारे जनरल सीट और एससी सीट आप हार गए हैं। इसका मतलब ये, अगर यदि आप इन सबको यदि एक साथ यदि देखेंगे तो कुल मिलाकर के कुल आबादी का लगभग 70% जनता हमारे साथ है, आप 30% जनता के साथ चले गए। इस नैरेटिव को यदि आप एक पक्ष में रखना चाहते हैं तो चुनाव में हार और जीत होती है। हर संसदीय सीट का अपना वैल्यू है, एक वोट का महत्व है और एक वोट का ही देने का अधिकारी है। तो इस लिहाज से हम लोगों ने 53 सीटें जीती हैं विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा में 9 सीटें जीती हैं। और इस बार इस सरकार का जाना तय है। जो स्थितियां अभी आप देख रहे हैं, परिस्थितियां जो देख रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री तक उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए आगे आकर के अपने को प्रस्तुति दे रहे हैं कि भाई अगर इस गंभीर खतरा पे हम यदि अभी सजग नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारा ना माटी बचेगा, ना बेटी बचेगी, ना रोटी हमारा बचेगा। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इस सरकार का जो असफलता है, ऐतिहासिक असफलता है, ऐतिहासिक भ्रष्टाचारी ये सरकार अपने तमाम वो वायदे जो 2019 में इनको सत्ता में आने के लिए मार्ग प्रशस्त की थी, चाहे वो युवाओं के लिए 5 लाख बेरोजगारों नौकरी या 5,000 बेरोजगारी के भत्ता, वो सारे फेल हो चुके हैं। इनकी असफलता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आएगा और पूर्ण बहुमत से। ठीक। सर, आप तो शिक्षक भी रहे हैं, आप तो मतलब टीचर टर्न पॉलिटिशियन हैं, तो चीज़ों के बारे में तो बारीक जानकारी आपको होगी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेरी समझ ये है कि आदिवासी सीटों को जीते बगैर झारखंड में सरकार नहीं बन सकती। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि संथाल में तो आपने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, जोर शोर से उठाया है, और वास्तविकता भी है कुछ हद तक उसमें कि मामले वो हाई कोर्ट में भी हैं, अब तो ईडी भी उसकी जांच करेगी। लेकिन कोल्हान के, उत्तरी छोटा नागपुर के, दक्षिणी छोटा नागपुर के, पलामू प्रमंडल के, इन इलाकों के आदिवासियों को साधने के लिए आपके पास क्या नैरेटिव हैं, क्या मुद्दे हैं, कैसे आप इनको भुनाएंगे? या सिर्फ आपको लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे से ही झारखंड में तमाम आदिवासियों को साधने की आपकी तैयारी? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो राजनीति से ज्यादा हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। जिस आदिवासी अस्मिता के लिए 1855 में हूल आंदोलन हुआ, सिद्धू कान्हू जी ने उस समय भोगनाडी में 40,000 आदिवासियों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की बिगुल फूकी। आज वहाँ 7 परिवार ही आदिवासी है, बाकी सारे बदल गए हैं, उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। आदिवासी मुद्दों को लेकर के हम लगातार जनता के बीच में हैं। आदिवासी के सबसे बड़ी हितैषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज देश के प्रथम महिला या नागरिक यदि है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। देश आज़ादी के बाद पहली बार हम लोगों ने ये बनाया। राज्य के अंदर कहें तो झारखंड अलग राज्य है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कई एक योजनाएं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ माध्यम से हमने आदिवासी समाज के लिए दिया है। दिक्कत सिर्फ यही है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या आरजेडी है, वो हकीकत को आदिवासियों के सामने या आदिवासी मतदाता या जनता के सामने प्रस्तुत नहीं होने देती करके, उनको भरमा करके, उनको बरगला करके, उन पे जो है एक तरह से वो जो कह सकते हैं कि उनका संवेदनाओं के साथ खेल करके, उनके सपनों के साथ खेल करके, वो जो संवाद करके उनको हमेशा भ्रम में रख करके जो वोट लेते हैं, जिस दिन वो भ्रम टूट जाएगा एक भी सीट उनके साथ नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि संवाद करके, भ्रम करके आदिवासियों को जो है वो अपनी तरफ वो लोग अपने पाले में लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो ये कि आपने भी तो संवाद स्थापित किया। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, रघुवर दास 5 वर्षों तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे। इसके पहले भी देखें तो भाई बीजेपी का शासन तो झारखंड में रहा ही है। संवाद तो आप लोगों ने भी स्थापित किया, और तब संभवतः इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी मशीनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संवाद नहीं हो पा रहा है आदिवासियों से। इसके पीछे की वजह आप हेमंत सोरेन को मान रहे हैं, झामुमो को मान रहे हैं क्या? नहीं, ये हम अपनी कमजोरी मान रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि भाई हम हमारे जनजातीय भाइयों के साथ जो संवाद में जो आत्मीयता लानी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं हम नहीं कनेक्ट कर पाए। 5 साल सरकार चली और 5 साल में सरकार ने
आदिवासी भाइयों के लिए बहुत कुछ काम किया। जैसे पहाड़िया बटालियन, पहली बार इस जनजाति, आदिम जनजाति के लिए उसको कैसे हम संरक्षित कर सके, एक पहाड़ी बटालियन ही हम लोगों ने पहाड़िया बटालियन बना दिया। डाकिया योजना, जिसके माध्यम से हमारे पहाड़ों में बसने वाले बिरहोर तक भी हम कैसे पहुंचाए। ऐसे कई एक योजनाएं, वहां तक सड़कों की कनेक्टिविटी हो, चाहे वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, वहां तक बिजली पहुंचाना हो, ये सारे काम हम लोगों ने किए। लेकिन जो दुष्प्रचार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने किया, और मैं मानता हूं कि सिर्फ दुष्प्रचार उनकी पार्टी नहीं करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में एक नेशनल और इंटरनेशनल एक सिस्टम, इकोसिस्टम काम करता है, जो इस बात के लिए लगा रहता है। आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एक बात लगा रहता है कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी से यह जो वंचित वर्ग रहा है, जिसको हम हमारे पूरे भारतीय इतिहास में जो हमारे जो डिफॉल्ट है, माने हमको कहते छोटी छोटी जो हमारी समाज में जो गड़बड़ियां हैं, उसको उभार करके इस देश को कैसे बांट करके हम राजनीति करें, और बांट करके जब राजनीति करेंगे तो एक वर्ग मेरे साथ रहे। उसमें जो उन लोगों को कामयाबी मिली, और आपने देखा होगा उस समय कितने तरह के लोग। तो आप लोग कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं? हाँ, 100% कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब से हमारे साथ वापस आए हैं, तब से उनका लगातार यह काम संवाद का चल रहा है। अरे भी एक बड़ा चेहरा आप देखे होंगे कि भाई चंपई सोरेन जी, वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस पर्टिकुलर मुद्दे पर वो लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कोल्हान का क्षेत्र हो, चाहे आपका संथाल परगना का क्षेत्र हो, या उत्तरी या दक्षिणी छोटानागपुर के जो हमारे जनजातीय भाई हैं, उन तक ये मामले जा रहे हैं, ये विषय जा रहा है कि भाई आज हमारे लिए यह बड़ा विषय है कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे एग्जिस्टेंस पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उस एग्जिस्टेंस को हम कैसे बचा सके, उसके लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। नेताजी, आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जनजातीय समाज के एग्जिस्टेंस की, लेकिन जेएमएम ये कहती है, या उनके कार्यकर्ता कहते हैं, उनके कैडर कहते हैं कि ये तो पूरा मामला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मामला है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन का मामला है। और बीते 5 वर्षों में रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान भी अगर ये मामला हो रहा था तो, और उस दौरान भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो तब ने आपने नहीं देखा। जब हेमंत सोरेन का कार्यकाल प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के 4 वर्षों तक आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन 5वें वर्ष में जैसे चुनाव का समय आया, आपने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा नए सिरे से उछाला, और इस मुद्दे को उछालने के लिए भी हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे धाकड़ भाजपाई नेता को बुलाया गया। तो वजह क्या है? मतलब ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, आप बता रहे हैं इसको कि सामाजिक मुद्दा है, तो सामाजिक मुद्दे में काम करने के लिए या चुनावी मुद्दे पर ही काम करने के लिए बीजेपी केंद्र में रहते हुए काम क्यों नहीं कर पाई? रघुवर दास क्यों नहीं काम कर पाए, जो अब ये मुद्दा इतना व्यापक मुद्दा बन गया है? देखिए, ये हमारा मानवीय स्वभाव है, विशेष करके भारतीय या झारखंडी, या हम कहें जो हम हिंदू समाज के एक मानवीय स्वभाव है। जब तक खतरा हमारे नाक के ऊपर नहीं आने लगे, तब तक हम लोग खतरा को समझते ही नहीं। हम लोग खतरा को कभी हम लोग उसको एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते, उसको हम लोग खारिज कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ कोई नया मुद्दा नहीं है। संथाल परगना के क्षेत्र में हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1918 से इस विषय को लगातार उठाता रहता है। ठीक है, अभी हम लोग तो इस विषय को उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन एक सिरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग खारिज कर देते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हिंदू मुसलमान करना चाहती है, इसलिए मुद्दे को उठाती है। एक तरह से जनता के बीच में भी ये नैरेटिव नहीं जा पा रहा था, या यह विमर्श का बिंदु नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और यह सिर्फ राज्य नहीं देश की संप्रभुता पर खतरा है, कोई विदेशी नागरिक यहाँ आ करके यहाँ के संसाधनों को लूट रहा है, उपभोग कर रहा है, और यहाँ के मिशनरी यदि उसको रोक नहीं पा रही है, ये मामला आप इंटरनेशनल बॉर्डर का बता सकते हैं। लेकिन जब इन्फिल्ट्रेशन एक बार हो जाता है, बांग्लादेश से जो हमारी सटी हुई जो बाउंड्री है, वो पाकिस्तान जैसा हार्ड नहीं है। बिल्कुल, हमारे जो फेंसिंग नहीं है, उस तरह की तैयारी वो कभी हुआ नहीं। अभी फेंसिंग तो अभी हम लोगों ने चालू करा है, मोदी जी ने चालू करा है। तो हमारा जो संबंध है वो बहुत ज्यादा एक कूटनीतिक राष्ट्र के रूप में भी बांग्लादेश के साथ हमारा रोटी बेटी का बराबर का संबंध रहा है। हम लोग के लायक ही लोग ही है। वहां के लोग यहाँ आ जाने के बाद आप चेहरे से नहीं पहचान सकते हो। और इन लोगों ने एक मोटा एक बड़ा ही एक स्थापित एक रास्ता निकाला है। भाई आज झारखंड के अंदर, यहाँ भी रांची के अंदर भी आप कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, वहां जाकर के देख लीजिए, कोई जितने मिस्त्री मिलेंगे उसमें कुछ जाके पूछ लीजिए, या कोई फेरी लगा करके घूम रहा होगा उससे पूछ लीजिए क्या
कोई यदि फल का दुकान लगा के पूछ लीजिए कि भाई आप कहाँ से आए हो, तो वो बताता है मुर्शिदाबाद। एक ही शब्द बताता मुर्शिदाबाद। ये मुर्शिदाबाद का शब्द आया क्या है? पश्चिम बंगाल में हजारों माने कि कई एक स्थल है, गांव है, देहात है, बांकुड़ा भी है, पुरुलिया भी है, और भी बहुत सारे जिले हैं, लेकिन उन जिलों में मुसलमान नहीं रहते। क्या वो मुसलमान इधर नहीं आ सकते? खाली मुर्शिदाबाद से ही क्यों लोग आते हैं? इसका खास कारण है कि चूंकि वो हमारे लुक लाइक है, हम उसको देख करके नहीं पहचान सकते जो भारत का है ना, बांग्लादेश का है, क्योंकि अपना ही देश था। बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में राजनीतिक कारणों से अलग हो गया। उनकी बोली और बांग्लादेश की बोली एक जैसे है। मुर्शिदाबाद का जो बोली है, उसका जो टोन है, और बांग्लादेश का टोन एक जैसा है, एक तरह की बोली है, इसलिए उसमें वो ओवर कर जाते हैं। आज हेमंत सोरेन जी इस बांग्लादेशी घुसपैठ को कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, निर्देशन के बाद भी, अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसको ढकने का काम कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। डे फर्स्ट आपको मालूम है, जब कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसमें बताइए, तो अपने सारे डीसी से गलत हलफनामा डलवा ले कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। फिर कोर्ट थोड़ा सख्त हुआ, जब केंद्र की सरकार को फटकारा, केंद्र की सरकार ने जब इसको एक्सेप्ट करके डाला कि भाई हमारा जो है मुद्दा, और इसको देखना काम है, संघीय व्यवस्था में राज्य को ये पूरा पावर है कि भाई उनको चिन्हितीकरण करे, उनको डिटेन करे, डिपोर्ट करे। अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो हम लोग भी आगे आके प्रस्तुत होंगे। तब जाकर ये कदम आगे बढ़ाए कि जब यहाँ आप भी देखा होगा संथाल परगना में एक महिला पकड़ाई, किस तरह से बांग्लादेश के रास्ते ले आकर के उनको कैसे सेक्स रैकेट में भी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, उसको लेके जा रहा है। तो ये स्थापित चीजें हैं। अब एसपीटी का कानून है, इतना मजबूत कानून है, उसके बाद भी पूरे संथाल परगना में इतने सारे मस्जिद और इतने सारे जो है हमारा मदरसा कैसे बन रहा है? पहला सवाल। आपने सुना होगा जब एक सैरात है, माने एसपीटी और सैरात, माने सैरात पे जो कानून है, देश का कानून, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर है कि भाई उसका नेचर नहीं बदला जा सकता है कहीं पर भी। जो पानी का जो भी हमारा परंपरागत जो हमारा स्रोत रहा है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब बताइए, एक अखबार में आया कि भाई साहेबगंज में सैरात को बांग्लादेश के लोगों ने बेच दिया, और पैसा कहाँ गया? पाकिस्तान चला गया। तो ये सारी चीजें किस और दृष्टि क्या बताती है? अच्छा, ये बांग्लादेश का मुद्दा इतना प्रबल है संथाल में। मैं संथाल से आता हूँ नेताजी, और स्थितियां वाकई ये हैं कि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। मैं पत्रकार होते हुए स्वीकार करता हूँ, और एक बतौर पत्रकार नहीं, बतौर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, चूंकि मैं संथाल से आता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ हैं और बड़ी संख्या में वे प्रभावित भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है बीजेपी से कि आप के अंदर गृह मंत्रालय है, आपके अधीन गृह मंत्रालय ने अपने काम ठीक से क्यों नहीं किया? क्यों बीते 5 या 10 वर्षों में मतलब केंद्र से कोई उस तरीके का काम नहीं दिखा, कोई सर्वेक्षण उस तरीके का नहीं हुआ? ये क्या पूरा का पूरा मामला सिर्फ राज्य सरकार के अधीन ही है क्या? जब इन्फिल्ट्रेशन हो करके लोग अंदर चले आते हैं, हाँ, तो पूरा जो जवाबदेही है या पूरा जो उसके कानूनन जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपने रघुवर दास के कार्यकाल में उन्हें डिपोर्ट क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना, जो कभी कभी समस्याएं जब तक नाक के ऊपर नहीं चली जाती है, हम लोग भी उसकी गलती को स्वीकार करते हैं। हाँ, जब तक नाक के ऊपर नहीं चली जाती है तब तक ये नहीं पता चलता है। इन 5 सालों में रघुवर दास जी की सरकार में ऐसा मूवमेंट नहीं था, लेकिन 5 सालों में जिस तरह से रूबी का पहाड़िया के टुकड़े किए गए, जिस तरह से और भी चीजें सामने आई, जिस तरह से जमीनों का जिस तरह से तेजी के साथ जो है आदिवासी लड़कियों से शादी उसके साथ ये जो पूरा चलने लगा। और इस लोकसभा चुनाव के बाद जब वोटर लिस्ट का जब चयन करके देखने का प्रारंभ किया गया, तो पता चला कि भाई अचानक से वहां 400% के आबादी की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब जो भाई एक पूरी प्लानिंग के साथ, एक षड्यंत्र के साथ इस पूरे झारखंड प्रदेश में पश्चिम बंगाल बनाने के दिशा में सरकार आगे बढ़ी है, जहां हर विधानसभा में 5-10 हजार ऐसे अप्रवासी अवैध नागरिकों को नागरिकता देकर के उनको वोटिंग लिस्ट में वोटर राइट दे दिया जाए, और चुनाव में जीत करके फिर उनके माध्यम से, क्योंकि ये जो घुसपैठी है, इनको ना सड़क चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना इनको एजुकेशन चाहिए, इनको सिर्फ एक टुकड़ा जमीन का चाहिए। वो सरकारी जमीन हो चाहे जैसी जमीन हो, उनको लूट करके खड़ा हो जाए। बाकी आपके संसाधनों को ही लूट करके वो अपने लिए घर भी बनाएंगे, और कल जाकर के आपका गणपति विसर्जन हो, या आपका विश्वकर्मा विसर्जन हो, या फिर गणेश सरस्वती विसर्जन हो, या आपके मनसा पूजा हो, उसमें अवरोध पैदा करेंगे, और धीरे धीरे करके वो अपना एक क्षेत्र डिक्लेयर कर देंगे। जो एक संप्रभु देश में भी आज हालात यह है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ से कोई पार नहीं हो सकता है। अरे भैया, मुस्लिम मोहल्ला देश का है
कि पाकिस्तान कहे कि नहीं पार हो सकता है। भारत के नागरिक को कभी भी कहीं से भी जाने आने से कोई संविधान नहीं रोक सकती है, लेकिन इनका मत यही है कि इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो एक कोई संविधान को नहीं मानेंगे, इस्लाम को मानेंगे। और इसीलिए संथाल परगना के कई स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टियां प्रारंभ हुई है। और यही एकमात्र कारण था 1947 के विभाजन का, क्योंकि वो जो क्षेत्र था पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आज क्षेत्र है, उनमें मुसलमानों की संख्या 80% से 70% हो गई थी, हिंदुवादी 20 से 30% रह गई थी। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपना जो सत्ता है वो इस्लाम से चलाएंगे, संविधान से नहीं चलाएंगे, इस्लाम का अलग राज्य चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ नामों पर आता हूं। बीते कुछ वर्षों में, और या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव के दौरान से, लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर उसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप यह लग रहा है कि झारखंड विकास मोर्चा का जीर्णोद्धार हो रहा है बीजेपी में, या यूं कहें कि बीजेपी इज न्यू झारखंड विकास मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बीजेपी। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि भाई बाबूलाल मरांडी जी के जो अधीनस्थ नेता रहे, जो उनके संपर्क के नेता रहे, उनको खूब उभार दिया गया। उसके प्रथम एग्जाम्पल तो आप हैं। आप झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़े चंदन कियारी में 2009 में। आप आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। संजय सेठ झारखंड विकास मोर्चा से, वे आज रांची से सांसद भी हैं बीजेपी को, और इसके साथ साथ केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं। चतरा चले जाइए तो चतरा में कालीचरण सिंह हैं, धनबाद चले जाइए तो धनबाद में ठुल्लू महतो हैं। ये तमाम नाम जो है वो झारखंड विकास मोर्चा के ही हैं जो अब बीजेपी में है। तो जेएमएम का ये आरोप है, या जो इस वक्त सत्ता में है उनका आरोप है, कि एक तरह से बीजेपी के अंदर झारखंड विकास मोर्चा जो है वो प्रोएक्टिव है, बीजेपी इसमें कहीं नहीं दिखाई देती। क्या काउंटर करें, कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, बीजेपी 2 सदस्यों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। हाँ। और 303 तक की यात्रा हम लोगों ने पूरी की है। ये जो विचार परिवार है या विचार जो हमारा है, जो सिद्धांत है, नीति है भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्र प्रथम का, उसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ती है। और उसमें जो भी उस नीति सिद्धांत से अपने आप को कनेक्ट पाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसका स्वागत करती है। और यथा योग्यता क्षमता, जिसका जो जैसी क्षमता रहती है, उसको इस हिसाब से उसको महत्व या उसको उस तरह की जिम्मेवारी मिलती है। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के थे। बाबूलाल मरांडी के साथ जितने लोग कुछ कारणों से उस समय के तत्कालिक कारणों के कारण जो अलग हुए थे, वो वापस आए हैं। तो अपने घर के लोगों की घर वापसी हुई है। हाँ। और सारे लोग आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं 2015 से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री रहा हूँ। 2023 में मुझे एलओपी की जिम्मेवारी मिली है। तो कुल मिलाकर के हम सभी एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जो दल सबको अपने साथ समाहित करके राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के भावना के साथ जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का जो काम करती है, वो सबको समान अवसर के साथ उनको मौका देती है। मतलब आपके विरोधियों का ये नहीं कहना है कि घर वापसी से उनको समस्या है। आपके विरोधियों का ये कहना है कि घर वापसी से समस्या नहीं, बल्कि जो घर वापसी किए हैं, मतलब उसके वजह से गुटबाजी बहुत तेज है। अब मैं कुछ और सवाल इसी से जोड़ता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यह आरोप लगाती है कि बीजेपी 5-5, 6-6 मुख्यमंत्रियों वाली, पूर्व मुख्यमंत्रियों वाली पार्टी हो गई, जिसमें मधु कोड़ा भी हैं, जिसमें चंपाई सोरेन हैं, अर्जुन मुंडा हैं, रघुवर दास हैं, बाबूलाल मरांडी हैं। इस वजह से एक तो ये गुट हावी है, मतलब सबका अपना अपना खेमा है और सब अपने अपने खेमे के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि अपने अपने लोग को, अपने अपने कैंडिडेट को जो है वो टिकट दिलाई जाए। दूसरी चीज ये है कि इसमें झारखंड विकास मोर्चा के लोग कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं और उन्होंने तो 6-7 मतलब 5-6 उनके अपने सांसद भी हैं, और जब सांसद है तो उनके अधीन विधायक होंगे, विधानसभा है। तो ये गुटबाजी और एक तरह से अंदर में जो पक रहा है भाजपा के अंदर, जो आरोप लगाते हैं आपके विरुद्ध, क्या वाकई वो सही है कि गुटबाजी भाजपा में चरम पर है, जो रघुवर दास के जाने के बाद भी अब तक खत्म नहीं हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारा है और वो जीत करके आए हैं। अगर यदि वो किसी व्यक्ति विशेष के सिर्फ पसंद रहते हैं और वो हार जाते, तब आप ये एलिगेशन लगा सकते थे कि भाई आपने अपने पसंद के लोगों को, नाकाबिल लोगों को मैदान में उतारा और हार गए। हम जीते हुए लोग हैं, जीत करके आए हुए लोग हैं, तो जिसमें जो क्षमता थी उन्होंने जीत करके आने का काम किया। दूसरा बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी 3 मुख्यमंत्री थे। शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, चंपई सोरेन जी। वो अपने परिवार को छोड़ करके एक मुख्यमंत्री बाहर से बनाया, उसको भी 5 महीने नहीं रख पाया।
तो भाई नाकाबिलियत उनकी है, गड़बड़ियां उनके परिवार में है कि भाई क्यों आपकी भाभी आपको छोड़ करके जा रही है, क्यों आपके 40 साल के साथ देने वाले एक नेता, जिसको हार्डकोर नेता माना जाता था, जो गुरु जी के हनुमान की तरह हर समय हर वक्त हर झंझावत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खड़े रहते थे, ऐसा क्या कारण हो गया कि वो आपको छोड़ कर चले आए? तो प्रश्न आपको वहां ढूंढना चाहिए, जवाब वहां ढूंढना चाहिए कि लोबिन हेम्ब्रम क्यों छोड़ करके आ रहे हैं, क्यों हेमलाल मुर्मू छोड़ के आए या फिर वापस गए हैं, तब जो भी कहें, लेकिन छोड़ के आए। स्टीफन बाबू क्यों छोड़ करके आए थे? प्रश्न का जवाब वहां देखना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की विजय है कि आज 5-5 मुख्यमंत्री आज हमारे साथ रह रहे हैं और सभी संतुष्ट के साथ एक लक्ष्य में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके फेंके और हम सब मिलकर के इस देश को राष्ट्र प्रथम बनाने के लिए और धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150 साल पूरे होने पर इस झारखंड को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए हम अपने आप की आहुति और प्रस्तुति दें। ठीक है नेताजी, अभी मैंने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची में मधु कोड़ा का नाम लिया और आपने इसको डिफेंड भी नहीं किया। क्या मधु कोड़ा आपकी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं? वो आ चुके हैं आपकी पार्टी में? क्या वो हमारे ही पार्टी के सदस्य थे, वो युवा मोर्चा से अपना राजनीतिक शुरुआत तो बीजेपी से हुई, राजनीतिक यात्रा चालू किए थे, पर वे बीजेपी में आ चुके हैं। अभी विचार के रूप में वो अपने साथ थे और अभी बीजेपी में है। तो ये कब उनकी ज्वाइनिंग हुई? क्योंकि कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई किसी अब तरह का कोई घर वाले व्यक्ति को ज्वाइनिंग का ऐसा, जब पत्नी उनकी सांसद चुनाव लड़ेली थी तो हम लोग जानते हैं कि उनका साथ रहे ही है। तो समझ लीजिए आपको जिस दिन लगे कि भाई जिस दिन से आप देख रहे हैं उस दिन से आप ऑफिशियली आज जो भी माने, लेकिन वो हमारे विचार परिवार के साथ लगे हुए हैं तो विचार के साथ आज नहीं। ये सवाल इसलिए बाबरी जी क्योंकि ANI ने न्यूज़ एजेंसी ने खबर जिस दिन लोबिन हेम्ब्रम ज्वाइन कर रहे थे उस दिन वहाँ मधु कोड़ा की उपस्थिति थी। तो मधु कोड़ा की उपस्थिति थी तो एक खबर ANI ने चलाई कि भाई लोबिन हेम्ब्रम के साथ मधु कोड़ा ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर इसको रिकरेक्ट कराया गया ये कह के कि मधु कोड़ा ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ कुछ और सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा। अरे मधु कोड़ा जी बराबर हमारे साथ हैं और हमारे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए लोगों को जोड़ने का क्या है? अभी आप हमारे जिस दिन हम माने कि कह दे कि भाई नहीं आप मेरे साथ नहीं है, उस दिन आप मानिए कि आप मेरे साथ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ वो है। ठीक है। अब आप आरोप लगा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पे कांग्रेस की ये भ्रष्टाचारी वाले लोगों की सरकार है। मधु कोड़ा पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और सवाल तब खड़ा हुआ जब जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा कर रहे थे और उस मंच पर खुद मधु कोड़ा जी की भी उपस्थिति थी। तो भ्रष्टाचार के मामले में जो व्यक्ति सलाखों के पीछे तक गया हो, भ्रष्टाचार के मामले में जो व्यक्ति पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री खुद मंच पर खड़े होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को या जो यहाँ वर्तमान सरकार है उसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। तो ये बात हजम नहीं हो पा रहा है कार्यकर्ताओं को, आपके भी कार्यकर्ताओं को, और जो सर्वजन है उनको भी समस्या हो रही है इस बात से। देखिए, आरोप मात्र से आपका जो है आप गिल्टी या फिर दोषी नहीं होते हैं जब तक सिद्ध बिल्कुल नहीं सही होता। बात, बिल्कुल सही। अभी हेमंत सोरेन जी पे, मुख्यमंत्री जी पे कई एक आरोप है, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उन पे भी तो गंभीर आरोप, वो भी तो जेल के अंदर गए थे, जेल के अंदर से अभी बाहर निकल करके आए। हाँ। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी आरोपी को आप गुनहगार मान ले, ऐसा नहीं होता है। एलिगेशन लगे हैं, उस पर जांचें चल रही है और मुझे लगता है इतनी लंबी जांचें चल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है जो उनका क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो तो कोर्ट जानेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस कारण मात्र से जो मधु कोड़ा जी को प्रयोग इस्तेमाल कांग्रेस और आरजेडी ने किया, एक सीधा साधा जनजातीय व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके, सिंगल निर्दलीय मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने जो इस राज्य का दोहन किया और पूरा चालाकी के साथ सारा दोष जो है इनके ऊपर डाल करके चले गए। और आज यदि अगर देखें तो अभी इस आज की बात करें तो अभी तक उन पर दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो हम इसको इसी तरह से देखते हैं कि भाई अगर यदि हेमंत सोरेन जी से प्रधानमंत्री जी को मंच शेयर करना या फिर राष्ट्रपति जी को मंच शेयर करने में यदि कोई खामी नहीं है तो मधु कोड़ा जी से भी कोई खामी नहीं। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि हाल के दिनों में एक एफिडेविट उन्होंने दिया है, याचिका लगाई है, एफिडेविट नहीं दिया, याचिका लगाई है, उन्होंने परमिशन मांगा है कोर्ट से चुनाव लड़ने को लेकर। तो आप लोगों के बीच कुछ बातचीत
चूंकि आप विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कोई साधारण विधायक होता तो मैं बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछता, चूंकि आप इतने बड़े पद पे हैं और जो चीज़ चल रही है प्रदेश इकाई में आप उससे भली भांति परिचित हैं। क्या गीता कोड़ा के अलावा मधु कोड़ा को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है क्या? देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये पूरा जो अधिकार रखता है जी वो हमारा चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति रखता है, राज्य की चुनाव समिति रखती है। राज्य की चुनाव समिति जिनके नामों का रिकमेंडेशन करेगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें होगी, उसी में तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। फिर भी कुछ चर्चाएं तो होती हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव लड़ना का महत्वाकांक्षा रखना या इच्छा रखना हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। बिल्कुल, लेकिन किसको कहाँ लड़ाना है ये पूरा अधिकार पार्टी का है। ठीक। आप जिस आवेग के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उसी तीव्रता के साथ आप जय भीम का भी नारा लगाते हैं, तो लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं कि भाई ये जय भीम वाले भी हैं, श्री राम वाले भी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं नेताजी कि यहाँ लगभग 60 लाख वोटर हैं, खास करके आपके समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। उन समुदायों को साधने के लिए क्या तैयारी है, मतलब किस तरह के विजन है, क्या नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं और क्या समीकरण आप लोगों ने तैयार कर रखा है, खास करके दलित मतदाताओं को, झारखंड के दलित मतदाताओं को साधने के लिए इस चुनाव में, झारखंड विधानसभा के चुनाव में? क्योंकि दारोमदार आप पे है, मतलब आपकी पोर्टफोलियो जिस रफ्तार से बढ़ी है, लोग चौकन्ना थे कि भाई अमर बावरी जी 2 बार के विधायक है, उनको इतना बड़ा पद दिया गया उनके काम की वजह से। कईयों ने तो कहा कि उनकी जाति की वजह से उनको इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा पद दिया गया। तो आप जरा बताएं कि दायित्व आप पर है, दलितों को साधने के लिए क्या तैयारी खुद अपने स्तर पे और पार्टी स्तर पे क्या करना है? एक मेरे उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित के बेटे को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना करके इस झारखंड प्रदेश में कितना बड़ा सम्मान दिया है, और पूरे देश में भी शायद ही 1-2 उदाहरण होगा। मेरे नज़र पे तो कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन 1-2 ही उदाहरण होगा। तो एक तो आप इसे समझ सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी समुदाय के लोग एक बराबर हैं। ठीक है। हमारे 60 लाख आबादी है आपने बताया, लेकिन आप याद करके देखिए 2000 झारखंड में जब अलग हुआ था 2000 में 15 नवंबर को, और आज तक दलितों पे कोई विमर्श यहाँ था क्या? कोई विमर्श नहीं था। लोग मूलवासी, आदिवासी इनकी बातें करते, दलितों की बातें कोई नहीं करता था। दलितों के आरक्षण से लेकर के दलितों के सम्मान के साथ खिलवाड़। इस राज्य सरकार में अगर आप देखेंगे तो हम लोग चिल्लाते रह गए कि भाई टेक्निकल रूप में भोक्ता जी एसटी बन गए, 12वां मंत्री पद खाली है, किसी भी एससी को मंत्री बना करके उनको जो है आप ऑनर करने का काम करें। इस सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकार ने जब शपथ ग्रहण किया तब भी एक दलित का पद खाली रखा है। अभी बहुत ज्यादा हल्ला किया, तब जाकर के वैद्यनाथ राम जी को लेकर के 12 का इन्होंने कंप्लीट करने का काम किया और इसको लेके आए। दलितों का इस पूरे झारखंड प्रदेश में विकास के मामले में बहुत धीमा रफ्तार है। आज आप जाएंगे तो बहुत जगहों में अभी दलितों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आप देवघर चले जाइए, बोकारो चले जाइए, आप रांची में चले जाइए, जमशेदपुर में चले जाइए, वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। दलितों के लिए आयोग बना था, अनुसूचित जाति आयोग, हम लोगों ने बनाया था और उसका अध्यक्ष भी बनाया था। उनका कार्यकाल खत्म हुआ, इस सरकार ने नहीं किया उसका रिव्यू। रांची के अंदर मेयर का सीट दलित के लिए रिजर्व हुआ, इस सरकार ने उसको पूरा जो है खत्म करके उसको जो है पूरी तरह से कानून ही बदल दिया। तो झारखंड के अंदर दलितों का बातों को लगातार उठाने का काम, जब मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला तो हमने झारखंड में जब जहाँ जहाँ घूमे और देखें कि भाई अपने जो 21 उपजातियाँ हैं उनके बीच में काम करने का जब मौका मिला तो झारखंड में समझने को मिला कि भाई उनको जमीन से संबंधित परेशानियां हैं। जैसे महादलित तुरी परिवार को जामताड़ा में वहां से निर्वासित कर दिया गया था। 63 दिन लोग बाहर रहे थे, 25 परिवार थे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, फिर उनको वहां पर स्थापित करने का काम किया। आयोग से लेकर के इस राज्य सरकार पे लंबी लड़ाई लड़े। मुरु मातू अभी भी पांडु में है, पलामू में अभी भी मुसहर परिवार अभी भी टूटी फूटी एक सरकारी थाने के अंदर अभी 2 साल से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया है और राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे अन्याय के खिलाफ, चाहे भूखल घासी की मृत्यु हो, चाहे अपना संजू प्रधान को जला के मार देने की घटना है, या फिर आपका जो है गोविंद तूरी का साहिबगंज में थाने के अंदर उसको पीट करके मार देना हो, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी, कई एक विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम किया। और प्रधानमंत्री का जो गरीब कल्याण के कार्य है उसमें एससी समुदाय के लिए जो उनका डेवलपमेंट का काम है वो जोड़ करके हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एससी समुदाय का एक अलग ही स्नेह है। 9 सीटों में 6 सीटें आज हम लोग विधानसभा में जीते हैं, एक लोकसभा की सीटें लगातार जीतते हैं। इस बार 9 की 9 सीटें हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस वाले जो कहते हैं कि भाई हम संविधान और बाबा साहेब आम्बेडकर के सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, तो उन्होंने कभी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया। आज 5 तीर्थ बना करके मोदी जी ने जहां उनके बाबा साहेब से जुड़े हुए स्थानों को जहां वैश्विक पहचान दिलाई है, वहीं संविधान को और मजबूत करते हुए 370 और 35 हटा के कश्मीर में भी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान को लागू करा है। कांग्रेस के युवराज विदेश में जाकर के कहते हैं कि हम संविधान को समाप्त कर देंगे जब सत्ता में आएंगे, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते। तो ये सारी बातें जनता भी देख रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में इस बार जो सरकार बनेगी उसमें दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप संथाल में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पंकज मिश्रा प्रकरण को लेकर बीजेपी एकदम से चुप हो गई है। इसको लेके कई लोगों ने मुझे निजी तौर पे भी सवाल किया कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि अचानक से चुनाव आते आते बीजेपी की कोई नेता भी पंकज मिश्रा प्रकरण की याद मतदाताओं को नहीं दिला रहे हैं। कुछ वजह है क्या, कि कुछ इंटरकनेक्शन है क्या, आप लोगों का भी मामला कुछ वहां से, या बीजेपी के कुछ कैडरों का, कुछ नेताओं का? देखिए, भ्रष्टाचार हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। हाँ। जल जंगल जमीन का लूट जो संथाल परगना में हुआ है, पहाड़ के पहाड़ लूट लिए गए हैं, उसके लिए हम लोग लगातार लड़ते हैं और हमारा ही लड़ाई के कारण आज वो जेल के अंदर भी है। हम लोग प्रखरता के साथ इन मुद्दों को लगातार उठाते हैं। मामला सब जुडिस है, चल रहा है, ट्रायल पे चल रहा है। आगे भी जब जब मौका मिलेगा इस मामलों को उतना ही गंभीरता के साथ उठाएंगे। मामले मुद्दे इतने हैं कि आप सारे मुद्दों को उठाने जाइएगा तो फिर आप डिरेल हो जाइएगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक एक करके मामलों को उठाया है और अभी जो समचीन मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग आगे। ठीक है, आप लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मुद्दे तो ऊपर से तय हो रहे हैं, हेमंता बिश्व शर्मा को बुलाना पड़ रहा है मुद्दे तय करने के लिए, वे मुद्दे पर प्रखरता से बोलते हैं, तब सेकंड लाइन लीडरशिप बीजेपी का, झारखंड बीजेपी का है, वो उस पर खुल के बोल रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि चुनाव भले यहाँ पे झारखंड भाजपा लड़ रही हो, पर इसका पूरा खाका या तो असम से तय हो रहा है या दिल्ली से तय हो रहा है। क्या दिक्कत आ गई है? मतलब सारे समीकरण सब कुछ सेट दिल्ली से हो रहे हैं क्या? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी पहचान है, कार्य करने की एक पद्धति है। जहां भी चुनाव होते हैं वहां हमारे चुनाव के प्रभारी प्रभारी आते ही जाती है। हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज जी हों, चाहे अपने आसाम के मुख्यमंत्री जी हों, पार्टी ने दायित्व दिया है और जब उनको दायित्व दिया है तो भाई जीतने के लिए ही लड़ेंगे ना, और जो आपकी खामियां हैं उसी को उठाएंगे। रह गई बात इन मुद्दों को उठाने का, तो आपको ध्यान पे मैं बता दूं, सबसे पहले अभी जो बांग्लादेशी घुसपैठों का जो मामला है उसको रेखांकित करने के लिए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशन में सबसे पहले मैं गया था गोपीनाथपुर में। बकरीद के बाद जो बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे हिंदू समाज को मार करके वहां से खदेड़ा था, बम और ये मार करके जो किया था, तो आपको याद होगा कि मैं और माननीय 3 विधायक संथाल परगना के, रणधीर सिंह जी और अमित मंडल जी, अनंत ओझा जी, हम लोग गए थे सबसे पहले। और वहां से जब हम लोगों ने इन मामलों को उठाया तो जब उसी के कुछ दिनों के बाद आदरणीय अपने हेमंता बिश्व शर्मा जी जब आए तो उन्होंने उस विषय को उनको पकड़ करके आगे बढ़ाने लगा। चूंकि हेमंता बिश्व शर्मा जी इस मुद्दे को इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्योंकि आसाम प्रदेश इस मुद्दे को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। वहाँ 41% मुस्लिम आबादी के कारण जो आज समस्याएं यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऑलरेडी वो समस्या वहाँ उत्पन्न हो गई है, अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं, उनका मन का जो भाव उनके बात उनके क्रियाशीलता में जो दिखती है कि भाई आज झारखंड अगर इस बात को रोक नहीं पाया तो फिर आसाम जैसा स्थिति इनके लिए भी हो जाएगा।
इसलिए उनकी बातों में वजन होता है, दम होता है, और ये सरकार को लगातार अपनी बातों से बेदम करते रहते हैं, क्योंकि ये झूठ का आवरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और उनका एक सच है, वो सारे आवरण को, आईपीआरडी के पूरे ताकत को, करोड़ों अरबों रुपए के उनका दुष्प्रचार को मीडिया और इसको माध्यम लेकर के जो झूठ का आवरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमारे नेताओं के एक सच से वो पूरा टूट करके धराशायी हो जाता है। ठीक है, अब चुनाव को लड़ने का सलीका या चुनाव को बरतने का तरीका ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्याध्यक्ष और सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन आप लोग से सीख रहे हैं। मतलब मैया सम्मान योजना की शुरुआत आप लोगों ने उसके दूसरे नाम से लाडली बहना योजना के नाम से की थी मध्य प्रदेश में, और आप ही लोग के खेल में अब हेमंत सोरेन माहिर हो रहे हैं। महिलाओं को टारगेट करने के लिए उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लॉन्च की, और राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस बार महिला वोटरों में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। आप लोग थोड़े परेशान तो हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से। मेरे गुरुजी, राजनीतिक गुरु समरेश सिंह जी कहते थे, नकल करने के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल बदल जाता है। हाँ। इस सरकार ने जो 2019 में जो आकार लिया था, वो लिया था कुछ वायदों से। उसमें एक वायदा ये भी था कि भाई हम जब सरकार में आएंगे तो प्रत्येक गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देंगे। ठीक बात। 2,000 चूल्हा का खर्चा देंगे। अब ये घोषणा करके सरकार तो आ गई, लेकिन ये भूल गए। अब चुनाव के 100 दिन बचे हुए हैं, और उसमें भी ये योजना इनकी बनाई हुई नहीं है। जब ये जेल की यात्रा में थे तो आदरणीय चंपई सोरेन जी माइको योजना लेकर के आए थे, अपने कैबिनेट से पास किए, और 1,000 रुपये का इसको दिया। ये जेल से आए, पहले उनको हटाया, फिर नाम बदला, फिर पोस्टर में अपने नाम को चिपकाया। इनके पास तो समय ही नहीं था, क्योंकि बालू और पत्थर और लोहा कोयला इसी में इनका समय जा रहा था। जनता के लिए ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के अलावा ये काम कैसे आता। अभी इनको लगता है कि अंतिम 100 दिनों में दे करके, 2 महीने का दे करके वापस वोट लेंगे। झारखंड की जनता तो प्रबुद्ध है, वो तो देखती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कमिटमेंट करती है तो उड़ीसा में 100 दिनों के अंदर में सुभद्रा योजना लॉन्च हो जाता है अगले 5 साल चलने के लिए। और ये जब करते हैं तो अंतिम 100 दिनों में लॉन्च करते हैं, 2 महीना के लिए ठगने के लिए और फिर बंद करने के लिए। तो वो जनता को भी मालूम है, इसलिए इससे उनको भले ही लगता हो कि उनकी वापसी होगी, लेकिन जनता को बराबर मालूम है जो ठगने के लिए दिया जा रहा है, इसको रखो, और इसी पैसे से टोटो करके जा करके इसके खिलाफ वोट मार करके इसको हरा करके इसको घर बैठाओ। ठीक है, अब मैं आपकी सीट पर आना चाहता हूँ। चंदन क्यारी की सीट पर अक्सर एक जिच रहता है बीजेपी और आजसू के बीच में। मतलब वहाँ से उनके नेता भी आजसू के रहे हैं, उमाकांत रजक। क्या है मामला? मतलब इस बार आपको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आप कांके विधानसभा की सीट से लड़ेंगे, फिर चर्चाएं चल रही थी कि किसी अन्य विधानसभा सीट पर जहां दलितों की अच्छी खासी आबादी होगी उन विधानसभा सीट से आपको लड़ाया जाएगा। क्या ये फाइनल है कि चंदन क्यारी सीट से ही आप लड़ेंगे, या फिर कुछ और विधानसभा सीट से आपको तैयारी है चुनाव लड़ने की? देखिए, मैंने अपना इच्छा बता दिया है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को। ये हमारे दर्शकों को भी बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने बता दिया है। चंदन क्यारी ने ही मुझे 2 बार विधायक बनाए हैं, और मैं चंदन क्यारी के साथ ही आगे भी बढ़ना चाहता हूं। चंदन क्यारी की जनता के सुख दुख और चंदन क्यारी की जनता के कारण ही अमर बावरी बना है। पहला प्यार चंदन क्यारी ने, पहला भरोसा चंदन क्यारी ने मुझे दिखाया है। तो मैं चंदन क्यारी के साथ ही खड़ा हूं, और चंदन क्यारी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए मैंने अपना आग्रह संगठन को बता दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे चंदन क्यारी की जनता का ही आशीर्वाद मिलेगा, और फिर एक बार उनका नेतृत्व करने का मौका मुझे जनता देगी। अच्छा अमर बावरी, यहाँ तक मुझे ध्यान है कि चंदन क्यारी ही वो सीट थी जिसकी वजह से पिछले बार आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया था। क्या यही वो सीट है क्या चंदन क्यारी? कई एक कारण होते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रमुख वजह ये रहा। आप लोग जैसे पत्रकार इस विषय को रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन होना ना होना ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो मुझे लगता है कि चीजें इस बार एनडीए के साथ रहेगी, और एनडीए एकजुट होकर के लड़ेगा। आजसू के जो वहां से पूर्व विधायक रहे, वो तो मंत्री भी रहे हैं, बातचीत होती है आप लोगों की? ओकेजनली बातचीत होती है, कभी मिलना ऐसे होता नहीं है। तो अगर आप एनडीए के साझा प्रत्याशी हुए तो मदद करेंगे? श्योरिटी है? आप बात मतलब इस स्तर पे हुई? एनडीए के कमिटेड लोग, एनडीए के प्रति आस्था रखने वाले लोग, और जो चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस अन्याय अत्याचारी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंके, और 5 साल जो जनता ने यहाँ झेला है, अगला 5 साल उनको ना झेलना पड़े, इस कमिटमेंट के साथ जो लोग भी हैं,
वो सब आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, आपको लेके एक बड़ी जोर शोर से चर्चा इस बात की भी अंदर खाने में चलती है कि अमर बावरी जी को जब नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा दिया गया तो तब से आप संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार की सूची में आ गए हैं। लोग उन फहरिस्त में संभावित मुख्यमंत्री की फहरिस्त में एक नाम उसमें अमर बावरी का भी चलता है। लोग और आपके नज़दीक के लोग तो ये भी बताते हैं कि मतलब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही मिलने के बाद आपका हाव भाव और मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन, उन तमाम चीज़ों में परिवर्तन भी हुआ है। क्या वाकई है आप दावेदार हैं मुख्यमंत्री के लिए अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में वापसी करती है तो? आपका मन है, जैसे आपने बताया कि चंदन क्यारी से आपका चुनाव लड़ने का मन है, तो मुख्यमंत्री के दावेदार होने का भी आपका मन है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हो, हाँ, चाहे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी हो, मैं ईमानदारी के साथ उसको 100% पार्टी के हित में और झारखंड के हित में अपना डिलीवर कर पाऊँ, ये हमारी चेष्टा आप दावेदार की बात पर इनकार नहीं करें, मतलब और ये बात सही? मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, मुझसे कई एक वरिष्ठ लोग, हाँ, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, कई एक वरिष्ठ लोग पार्टी में हैं जिनका अनुभव भी है, जिनका नेतृत्व क्षमता भी है और जिन्होंने झारखंड में नेतृत्व दे करके झारखंड को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। मुझे उनके साथ उनके अंदर काम करने में खुशी है। पार्टी तय करेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अमर बावरी, झारखंड के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं रघुवर सरकार में और चंदन क्यारी से 2 बार के विधायक रहे हैं, साथ साथ इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही संभाल रहे हैं। झारखंड में दलितों के बीच खासे मशहूर हैं और इनसे हमने समझने की कोशिश की, बारीक तरीके से समझने की कोशिश की कि झारखंड में संभावित चुनाव के परिणाम क्या होंगे। अब देखिए, नेता तो अपनी पार्टी के हैं तो जाहिर है कि अपनी पार्टियों की नीतियों पर, सिद्धांतों पर और चुनाव के परिणामों पर, आशंकी परिणामों पर बात करेंगे ही, लेकिन हमने तमाम तैयारियों पर बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ नेतागण के इस एपिसोड में बने रहने के लिए शुक्रिया।